कोई खनन विभाग का मंत्री क्यों नहीं बनता है भाई? उसको आप शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं देते हैं भाई? आप बताइए। प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो भी लोग वहां जा रहे हैं, सदन में जा रहे हैं, उस सदन में जाने के बाद जो मुद्दे हैं उससे भटक जा रहे हैं। जो एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, वो बातें कहनी चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी संख्या नहीं है। क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खनन में एक प्रावधान था कि केवल निषाद समाज को ही मिलेगा। एक तो चीज़ों का रेट बढ़ा दिया गया। हम लोग 28 रुपये स्क्वायर फीट से लगान देने के लिए क्षमता रखने वाले हमारे लोगों के पास है ही कितने लोग? आज के समय में भी स्वच्छ पानी पहुंचाना भारत सरकार के बस में, पूरे भारत में लोगों के पास साफ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इन सारे मंत्रालयों को लेने के लिए कोई अलग योग्यता चाहिए? हम साफ पानी अगर अपने देश में सब व्यक्ति को नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। 18% की आबादी है। 18% की आबादी के हिसाब से कम जो है हम लोगों के जब तक 2-4-10 कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में सांसद विधायक नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं होगा। एक पुछल्ला थमा दिया जाता है, झुंझुना कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए मत्स्य विभाग का। जयप्रकाश जी पिछली बार बने, वो भी मत्स्य विभाग के लिए बने। हमारे समाज का नेता कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों नहीं बनता है भाई? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज हमारे साथ हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष संतोष साहनी जी। तो बिहार से चलकर और झारखंड से चलकर इनकी पदयात्रा, आरक्षण की लेकर पदयात्रा चल रही है इनके पार्टी की। तो उसको लेकर इन्होंने आज आजमगढ़ में भी प्रेस वार्ता की और उसकी जानकारी दी है कि किस तरह से आजमगढ़ में पदयात्रा आएगी। आरक्षण को लेकर साहनी निषाद समाज के लोगों के लिए क्या इनके मन में विचार है, तमाम बातों के साथ इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस निषाद समाज को आगे ले जाने के लिए इन्होंने किस तरह से रणनीति बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या आज जो है कि निषाद समाज जो है कहीं ना कहीं उपेक्षित है, जबकि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में भी निषाद समाज के प्रतिनिधित्व तो है, तो क्या मानते हैं आप, क्या वजह है कि आप लोग अभी भी आपका समाज पीछे है? पहली बात तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं और तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी बात का उत्तर एक लाइन में ये है कि जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं राज्यसभा या लोकसभा या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार में, तो जितना प्रतिशत हमारी आबादी है, जितनी हमारी संख्या है, उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। एक बात। दूसरी बात कि जो प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं, सदन में जा रहे हैं, उस सदन में जाने के बाद जो मुद्दे हैं उससे भटक जा रहे हैं। जो बातें कहनी चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी संख्या नहीं है और वो दबाव में आते हैं और अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। सर, आरक्षण पाने की मेन वजह क्या होती है आज के समझ में? हमें तो ये लगता है कि आरक्षण को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं आज पीछे हो रही है, तमाम रोजगार के अवसर पीछे हो रहे हैं। आपके समाज को एक गड़ही पोखरा तालाब इसी में सीमित कर दिया जाता है। ये बस यही दिक्कत है ना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों का जब इस देश में सड़कें नहीं थी, जब इस देश में यातायात के साधन नहीं थे, यातायात के साधन के माध्यम से केवल नदी नाले और समुद्र होते थे, तो उस समय तो हम लोगों की बिरादरी का सिस्टम और बिरादरी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे यातायात के साधन जैसे रेलवे, रोड, बाई एयर लोग चलना स्टार्ट कर दिए, जब नदियों का सहारा नहीं लेते हैं, नाव का सहारा नहीं लेते हैं, हमारे लोग वहीं रह गए और बाकी लोग जो है आके अपने मुख्य धारा में जुड़ गए। तो आरक्षण का जो आरक्षण संकल्प यात्रा की आप बात कर रहे थे, माननीय मंत्री जी जो आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं, उससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे लोगों को भी आरक्षण मिले। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात समझिए, हम लोग जिस एरिया में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं छोटी बड़ी नदी होगी और कोई आज के 10 साल 15 साल पहले हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहाँ पर नाव से लोग इस पार से उस पार जाते रहे होंगे। ठीक है, सरकार ने विकास किया, सड़क बनाई और उस नदी पर जो है पुल बना दिया। जिस आदमी का उस नाव के माध्यम से रोजी रोटी चल रही थी, उसकी खबर, उसकी खोज खबर कोई लिया कि वो आदमी कैसे जी रहा है, आज के समय में कैसे जी रहा होगा, जो लोगों को इस पार से उस पार लेके जाता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पुल बनाते हो तो आप उस परिवार को, जो 2-4 परिवार है, उसको पुल के वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अगर पुल बनता है तो आप उसमें काम दे दीजिए या कोई रोजगार दे दीजिए।
हम लोग इसी तरीके से पीछे होते चले गए और इसीलिए हम लोग उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माननीय मंत्री जी हमारे कहते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। सर, सरकार के लाभ देने की बात जब होती है तो सरकार बड़ी बड़ी आज के समय में फिशरीज प्लान जो है वो तैयार कर रही है, तो क्या आपका समाज इस लाभ को लेने में पीछे हो जाता है या बड़ी बड़ी योजनाएं ये समाज आर्थिक स्थिति? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने नदी नाले और पोखरे का जो पट्टा था उस पर सिर्फ निषाद कम्युनिटी के लोगों को ही देने के लिए अधिकृत कर दिया था कि ये उन्हीं को मिलेगा। उसमें क्या था कि जैसे कोई बहुत कमजोर बिरादरी का व्यक्ति था निषाद समाज का, तो उसके पीछे कोई मतलब पैसे वाला व्यक्ति उसको हाथ लगा के उसका नाम लगा के और उसको कर देता था, उसके नाम से पट्टा हो जाता था, लाभ केवल वो लोग लेते थे। लेकिन उसमें भी 2-4 निषाद परिवार के लोग जो है इस चीज का लाभ लेते थे और उनको कुछ लाभ मिलता था। लेकिन आज के समय में वो जितनी चीजें थी वो सब खत्म हो गई। खनन में एक प्रावधान था कि केवल निषाद समाज को ही मिलेगा। एक तो चीज़ों का रेट बढ़ा दिया गया, जो 18 रुपया 8 रुपया स्क्वायर फीट का रेट बालू का खनन जब होता था तो जो हम लोग धनराशि जमा करते थे सरकार को, उसका रेट 8 रुपया 6 रुपया 18 रुपया तक रहा। आज की डेट में 28 रुपया हो चुका है। आप घर बनवाएंगे देखेंगे जो बालू इतना महंगा आ रहा है उसका कारण यही है, सरकार 28 रुपया स्क्वायर फीट ले रही है। तो हम लोग 28 रुपया स्क्वायर फीट से लगान देने के लिए क्षमता रखने वाले हमारे लोगों के पास है ही कितने लोग? बहुत कम लोग हैं। रेट ही इतना बढ़ा दिया कि हम लोग नहीं ले पाते हैं, समाज नहीं ले पाता है और ये सभी बिरादरी के लोगों को खोल दिया गया। पहले केवल निषाद कम्युनिटी के लिए था, अब सब बिरादरी के लिए ही खोल दिया गया है। तो यहाँ से भी आरक्षण हटा लिया गया? हाँ बिल्कुल, वो जो नेताजी ने दिया था, एक रिजर्व किया था कि इन्हीं लोगों की बिरादरी को दिया जाएगा, वो हटा दिए हैं वो लोग। अच्छा सर, आरक्षण को कहीं ना कहीं अभिशाप कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिशाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं या कहते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभिशाप शब्द तो खैर ये उचित नहीं है बोलना। आरक्षण का प्रावधान जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और जब 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था, तो आरक्षण का एक प्रावधान आया कि जब आज़ाद हिंदुस्तान में जो एकदम पिछले पायदान पर पिछले पंक्ति में जो बिरादरी खड़ी थी उसको आगे ले आने का क्या तरीका है सरकार के पास, क्या सोच है सरकार की? अंत्योदय उदय। हाँ, अंत्योदय उदय तो ये किसी मतलब पर्टिकुलर पार्टी का स्लोगन है, उसको हम क्यों बोलें? जैसे आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप घर में 3 भाई हैं, एक भाई शरीर से कमजोर है और 2 भाई मजबूत हैं, तो माँ बाप थोड़ा सा उसको दूध दही घी और थोड़ा ज़्यादा खिलाते हैं कि वो शरीर से मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से जब हमारे मतलब देश आज़ाद हुआ तो जो बिरादरी एकदम पिछले पायदान पर थी, एकदम जिसका मतलब कोई सामाजिक स्तर ही नहीं था, उन लोगों को आगे ले आने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बना। इसमें एक चीज़ मैं और करेक्ट कर दूं कि ये रिजर्वेशन का प्रावधान जो है 10 वर्ष के लिए ही बना, लेकिन समय समय पर उसका रिन्यूअल होता रहा और लोग उसका विरोध भी नहीं किए। क्योंकि आप ये देख लीजिए, आज के डेट में मतलब आज के समय में भी स्वच्छ पानी पहुंचाना भारत सरकार के बस में, पूरे भारत में लोगों के पास साफ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज 1972 में स्वच्छ पेयजल योजना बनाई गई थी, उस योजना का नाम बदलता गया, लेकिन आज के समय में भी साफ पानी पीना हमारे मतलब पूरे देश में साफ पानी पीने का एक बहुत बड़ा संकट है। तो सरकार अब हर घर जल योजना तो लागू कर दी है। अब ये हर घर अभी 5,000 नल जो है रोज जो है वो लोग लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं। हम 1947 में आज़ाद हुए, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ और आज 80, 90, 100 वर्ष बाद भी हम साफ पानी अगर अपने देश में सब व्यक्ति को नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। हमारे बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, हमसे बड़ी इकॉनमी उनकी है, लेकिन आज के डेट में कम से कम उनके लिए घर में और उस देश में खाने और पीने का संकट तो नहीं है। हमारे यहाँ अगर हंगर इंडेक्स आप उठाकर देखेंगे, भूखमरी की सूची आप उठाकर देखेंगे तो आप देखिए कि उसमें हम किस लेवल पर हैं। सर, हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो मेरी बात कृषि मंत्री से हुई, उन्होंने कहा आंकड़े किस तरह बनते हैं वो आप भी जानते हैं, तो आंकड़ों का क्या? आंकड़े तो सर बन जाते हैं। देखिए भाई, आप पत्रकार हैं, आंकड़ा आप भी नहीं बनाते हैं, आंकड़ा हम भी नहीं बनाते हैं। हम सब लोग
कोई अथॉरिटी एजेंसी का जो डेटा आता है उसी डेटा से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आपके कृषि मंत्री जी उस अथॉरिटी एजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं, तो उस एजेंसी का लाइसेंस खत्म कर दें, सिंपल सी बात है भाई, उसको रद्द कर दें कि तुम ये सर्वे ही नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे सर्वे तुम्हारा डेटा ही, भाई ये बोल दें कि ये डेटा तुम्हारा गलत है, ये डेटा सही है, कोई ये अपना डेटा निकाल के दे दें। जैसे बात अगर निषाद समाज की जाए, निषाद समाज से एक मंत्री आते हैं जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, तो क्या लगता है उनका भी ध्यान इस समाज की तरफ नहीं होता है? पर्टिकुलर इस समाज से आते हैं और उसी उसके मंत्री हैं जिसका आप लोग व्यवसाय करते हैं। ऐसा है भैया, आपका क्या नाम है? अनुराग यादव। अनुराग जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी बिरादरी इतनी बड़ी है कि एक दो लोगों के ध्यान देने से हमारे बिरादरी में सुधार होने वाला नहीं है और हमारे बिरादरी में काम होने वाला नहीं है। 18% की आबादी है, 18% की आबादी के हिसाब से कम जो है हम लोगों के जब तक 2-4-10 कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में सांसद विधायक नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं होगा। एक पुछल्ला एक थमा दिया जाता है, झुंझुना कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए मत्स्य विभाग का। जयप्रकाश जी पिछली बार बने, वही मत्स्य विभाग के लिए बने। हमारे समाज का नेता कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों नहीं बनता है भाई? कोई खनन विभाग का मंत्री क्यों नहीं बनता है भाई? उसको आप शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं देते हैं भाई? आप बताइए, क्या इन सारे मंत्रालयों को लेने के लिए कोई अलग योग्यता चाहिए? वो उसको भी एमएलसी या विधायक ही तो बन लेता है ना। हमारे समाज का भी कोई विधायक बन के जाता है या कोई एमएलसी बन के जाता है, तो आप उसको दीजिए जो देना है, सिंपल सी बात है। आप मत्स्य एवं पशुधन मंत्रालय दे देंगे, मत्स्य एवं पशुधन मंत्रालय से वो अपने बिरादरी को क्या लाभ पहुंचा देगा? आप उसके साथ 1-2 मंत्रालय और दीजिए या कुछ। हम कह रहे हैं आप मत दीजिए, हमको जो हमारा अधिकार है वही दे दीजिए। आप एक चीज समझिए, नेवी में भर्ती होती है और उसके बाद जो है नेवी में जो जल सेना है, जल सेना की जो भर्ती होती है उसमें लोगों को ट्रेंड करके भर्ती लिया जाता है और दुनिया भर का पैसा खर्च करके उनको तैरना सिखाया जाता है कि कितने देर तक पानी में डूबोगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे। और जो समाज पानी का ही राजा है उसकी भर्ती आप दे दीजिए ना, हमको जल सेना में 10% 20% का आरक्षण दे दीजिए। सरकार का जो ट्रेनिंग का बजट है वो कम हो जाएगा, हमको तो लाभ जो मिलेगा हम सरकार को भी लाभ पहुंचाएंगे। जो 10 दिन 20 दिन 1 महीने में आप ट्रेन कर रहे हैं, हमारे समाज के लड़के आप जाकर देखिए 150 फीट की ऊंचाई से गंगा जमुना की बहती धारा में छलांग लगाते हैं और यूं पानी को चीरते हुए निकल के किनारे चले जाते हैं। बताइए, आप उसी की ट्रेनिंग देते हैं और जो ट्रेंड है उसको ले नहीं रहे हैं, तो बताइए इस तो नौकरियों में क्या इस तरह का भी आरक्षण होना चाहिए कि जाति विशेष के लिए? अच्छा ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक परीक्षा लेते हैं, IAS का एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है, उसमें 3 एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आप परीक्षा लेते हैं और जो योग्य से योग्य व्यक्ति होता है उसको आप सेलेक्ट करके कलेक्टर, IAS, IPS, IFS, IRS बना देते हैं। आप मुझे ये बताइए, तो आप योग्य से योग्य व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भाई ट्रेनिंग का आधा काम तो आप, ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज के लड़के हाई स्कूल इंटर पढ़े हुए नहीं हैं। सेना की योग्यता जो है वो हमारे पात्र आहार्त लोग हैं, हमारे पास हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बस लोग ले नहीं रहे हैं उनको अपने साथ, इसलिए जो है दिक्कत हो रही है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर अगर गौर करे तो भारत सरकार की जो जल सेना है वो इतनी मजबूत हो जाएगी और उस पर जो खर्चे आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वो बजट उसका इतना कम हो जाएगा कि सरकार सोच भी नहीं सकती। मेरा तो ये सरकार से निवेदन भी और सुझाव भी है। सर, अगर आरक्षण की बात, आपकी संकल्प यात्रा भी चल रही है, तो आरक्षण की बात हम करें, 10 सालों में जनगणना होनी होती है, सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही, क्या मानते हैं? अच्छा ये बताइए, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनगणना क्यों नहीं कराती है, आपको भी ये पता है कि जनगणना क्यों नहीं कराती है। अब मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो आप इतना जान लीजिए, जनगणना का सरकार का हवाला ये है कि भाई जनगणना में बहुत पैसा लगता है, बहुत भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि जैसे ही जनगणना होगी, जातिगत जनगणना जैसे ही होगी, जनगणना के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि किस समाज की आबादी कितनी है और वो हर समाज आज आवाज़ उठाने लगेगा और सरकार के लिए गले की जो है मतलब गले का घाव हो जाएगा।
और वो उसका जवाब नहीं दे पाएगी, और हर समाज आवाज़ उठाएगा और उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार के लोग सभी प्रतिनिधि मिलकर जाकर और प्रधानमंत्री जी को जातिगत जनगणना के लिए रिक्वेस्ट करके लिखित पत्र दिया था इन लोगों ने। क्या हुआ उसका? और आपको क्या लगता है ये जनगणना कराए नहीं है? ये जनगणना कराए हैं, इनको पता है, डेटा नहीं दे रहे हैं, ये डेटा नहीं शो कर रहे हैं। सर अंतिम सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, आपके पार्टी का स्टैंड क्या होगा? हम भी प्रयासरत हैं, हम भी सरकार को हम देखिए पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए ये चीज़ें हम लोगों के पार्टी का स्टैंड ये है कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं। हमारी आबादी बहुत अच्छी है, हम अपनी आबादी के और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, यही हमारे नेताजी का स्लोगन है, और इसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा वीआईपी राष्ट्रीय पार्टी के युवा अध्यक्ष हमारे साथ थे, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, तो उन्होंने हमसे बातचीत की और जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से रखा। धन्यवाद।